Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of November 2025. बहुत ही बेहतरीन न्यूज़पेपर है, शानदार न्यूज़पेपर है। एक एक करके हम सारी न्यूज़ आर्टिकल्स देखेंगे। आज बिहार पोल्स का फेज 2 स्टार्ट होने वाला है। आज वोटिंग रही होगी, तो आई होप आप लोगों ने, अगर बिहार के लोग देख रहे हैं तो आपने वोट डाला होगा और you people must have voted for something good. Let's see what will the result on 14 को रिजल्ट आ जाएगा। बिहार इलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि जैसे टोटल 243 सीटों पे चुनाव होता है, 243 सीटों पर 122 सीटें चाहिए फॉर द मेजोरिटी। तो जो पार्टी 122 सीटें ला लेगी या जो कोलिएशन में 122 सीटें ला लेगी, वहां पर दे विल बी एबल टू मेक द पार्टी इन दैट। ठीक है, तो लेट्स सी हु मेक्स। 14 तारीख को आ जाएगा। पहली न्यूज बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज है। हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन इन कैपिटल किल्स एटलीस्ट 9। आप सब लोग आज सुबह से ये न्यूज देख रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस शाम को बना रहा हूँ, तो तब तक तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा। रेड फोर्ट पे अटैक हुआ, काफी बड़ी बात है, क्योंकि अब ये दिल्ली का भी दिल है कहना चाहिए, और भारत का तो दिल है ही। तो ऐसा अटैक एक तरीके से इट इज एन अटैक ऑन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इट इज एन अटैक ऑन, मतलब एक तरीके से आपने क्वेश्चन किया है इस अटैक को करके, जिसने भी जो भी इन्वॉल्व है इसमें। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज बिहाइंड देम। गवर्नमेंट उनको जरूर ढूंढ लेगी और पता कर लेगी। लेट्स होप फॉर दैट। इसमें एक बॉडी जिसका नाम आया NIA, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी वो सेटअप हुई थी अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008। 2008 का ये एक्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008। उसको काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में बनाया गया था। और तब मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ था 2008 में। उसके बाद से ये बॉडी काम कर रही है। इसके अलावा ये भी आपको पता होगा कि NIA एक्ट के थ्रू बनाई गई, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके बाद गवर्नमेंट ने NIA को पावर दी है थ्रू NIA अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, जिसके बाद NIA को पावर है कि दे कैन इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग इंडियन सिटीजन्स और इंडियन इंटरेस्ट्स दैट आर कमिटेड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। इसके अलावा इनके पास मैंडेट है टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस रिलेटेड टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1908, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर टेररिज्म एंड आर्म्स एक्ट ऑफ 1959। तो ये सब रिलेटेड जो एक्ट्स हैं, इनके भी केसेस कौन देखता है? NIA ही देखता है। दूसरी जो न्यूज है वो है रिगार्डिंग 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स मेकिंग मटेरियल सीज्ड, 7 अरेस्टेड एज टेरर मॉड्यूल बस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी एक टेरर मॉड्यूल को पकड़ा है, जहां पे 2900 किलोग्राम का लगभग IED यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है वो पकड़ा गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा होगा, व्हाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम दिख रहा है। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता दूंगा। व्हाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम एक टर्म यहाँ पे दिया है, और एक यही न्यूज आर्टिकल दूसरे पेज में भी आई है। तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। हाँ, यहाँ पर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस डिटेन्स नियरली 100 पीपल। यहाँ पे दो टर्म है, एक हमने व्हाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम देखा, दूसरा यहाँ देखो ओवर ग्राउंड वर्कर्स दिख रहा होगा, ओवर ग्राउंड वर्कर्स। तो यहाँ पे मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, तो लेट मी शो यू दैट एज वेल। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम दिस, आई थिंक नॉट दिस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये देखो जम्मू कश्मीर पुलिस बस्टेड ना। हाँ, यहाँ पे आपको न्यूज तो मैंने बता दी। यहाँ पे आप देखो लिखा है, बैकग्राउंड इन्फो वाला पार्ट देखना, व्हाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम है ना, व्हाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम और एक ओवर ग्राउंड वर्कर्स लिखा है, दिख रहा है आपको? दीज आर द थिंग। तो अब ये क्या होते हैं? तो एक व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम जो होता है, इट इज अ नेटवर्क विच इन्वॉल्व्स एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स engaged in radical activities and linked to foreign terror handlers। व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क विच इन्वॉल्व्स एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स विच हु आर engaged in radical activities। तो इनको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम। और दूसरा टर्म है OGW, यानी कि ओवर ग्राउंड वर्कर्स। ओवर ग्राउंड वर्कर्स यानी कि इंडिविजुअल्स who provide logistics और intelligence support to the militants। मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक्स और जो इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनको ओवर ग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है ना? आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर्स भी और दूसरा व्हाइट कॉलर टेररिज्म भी। तीसरी जो न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट सेज विमेन आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, नोट्स देयर रिसेंडिंग प्रेजेंस इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट में BV नागरत्ना, जस्टिस BV नागरत्ना, आप सबको पता है, जो कि पहली कहना चाहिए कि महिला
चीफ जस्टिस भी बनेंगी प्रोबेबली इंडिया की। तो उनका ये कहना है कि विमेन जो है वो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है इन इंडिया, दे आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, एंड व्हाई नॉट गिव विमेन रिप्रेजेंटेशन इवन विद आवर रिजर्वेशन, इवन विदाउट रिजर्वेशन। ऐसा वीवी नगरत्ना का कहना है कि आप सबने 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आए। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? नारी शक्ति वंदन आपको पता होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106th अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई। तो उन्होंने ये कहा कि भाई पॉलिटिक्स में 33% रिजर्वेशन देने का वेट आप कर क्यों रहे थे? आज अगर हम महिलाओं का परसेंटेज निकाले पार्लियामेंट में तो बहुत कम है, 10% के आसपास भी नहीं आएगा। तो ऐसे में आप क्यों वेट कर रहे हैं फॉर गिविंग द रिजर्वेशन एंड देन ओनली यू कैन इंक्लूड देम इन द पार्लियामेंट? व्हाई नॉट प्रोवाइड देम द पार्टिसिपेशन, व्हाई नॉट गिव देम द टिकट? अगर आप उनको टिकट देंगे तो इतने परसेंट वुमेन आ जाएंगी, बट आप इतने परसेंट वुमेन को टिकट ही नहीं देते, है ना। एंड वुमेन माइनॉरिटी, इसलिए उन्होंने कहा वुमेन आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन द कंट्री, एंड टोटल पॉपुलेशन का जबकि 49% वुमेन है, मतलब 50% के आसपास ही आप मान लो, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 3 जो है वो भी ये कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट मैंडेट्स द स्टेट्स टू टेक अफर्मेटिव एक्शन एंड मेक प्रोविजन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आर्टिकल 15(3) भी मेंशन्ड है, देखो यहाँ पे आर्टिकल 15(3) भी मेंशन्ड है, जो कि कहता है कि स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। फिर भी आज तक वुमेन पार्टिसिपेशन 33% नहीं बढ़ा, या 33% तो छोड़ो, 20% नहीं क्रॉस हुआ। तो वाई दैट? ठीक है, एंड ये सारी चीजें डिस्कस की गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको सीखने को मिला होगा कुछ। आगे मैं कुछ और न्यूज यहाँ पे नोट्स के रूप में लिख के लाया हूँ, तो आप देख लीजिएगा। एक स्पोर्ट्स सेक्शन से न्यूज आएगी, द चेस वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है अपने 4th राउंड में। 206 लोगों से स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंटली 32 लोग बचे हैं, जिसमें इंडिया के अब 2 ही लोग हैं, अर्जुन एरिगाइसी और आर प्रागनंदा। इसमें सबसे पहले डी गुकेश जो है वो 3rd राउंड में ही बाहर हो गए थे, एंड अर्जुन एरिगाइसी नीड्स टू finish inside the top 3 at the World Cup to have realistic hopes of qualifying for the candidates tournament। तो अर्जुन एरिगाइसी अगर टॉप 3 में आते हैं तो उनके पास ये चांस रहेगा कि वो कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। कौन से कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए? जिसको कि वो फेस करेंगे इन ऑर्डर टू प्ले विद डी गुकेश फॉर द चैंपियनशिप। मतलब उसके आपको पता ना, करंट चैंपियन को आपको चैलेंज करना पड़ता है, तो चैलेंज करने के लिए भी पहले ये वो होते हैं, ठीक है ना। And this event will decide डी गुकेश चैलेंजर फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल। तो नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए डी गुकेश का चैलेंजर कौन रहेगा वो इस टूर्नामेंट से पता चलेगा, ठीक है। तो हमने ये चीज देख ली। गवर्नेंस एंड जुडिशरी में एक न्यूज आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है कि स्ट्रे डॉग्स को आप हटाएं। स्ट्रे डॉग्स क्या होते हैं? बेसिकली स्ट्रे डॉग्स आप सबको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था लोकल बॉडीज को कि रिमूव एवरी स्ट्रे डॉग found within the premises of educational institutions, hospitals, sport complexes, bus stands, depots or railway station, and it shall not be released back to the same location। ये भी उन्होंने बोला कि स्टरलाइजेशन करना, वैक्सीनेशन करना, उसके बाद उनको वहां दोबारा मत छोड़ देना, ठीक है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। This is a very important direction given by them, and this is a clear departure from the animal birth control rules of 2023। एक animal birth control rules आए 2023 के, उनसे थोड़ा डिफरेंट ये है क्योंकि वो करंटली ऑपरेट करते हैं अंडर कैप्चर, स्टरलाइज, वैक्सीनेट एंड रिटर्न पॉलिसी पे। बट इन्होंने कहा है कि नहीं, यू कैन नॉट रिटर्न टू द सेम लोकेशन, यू हैव टू रिटर्न टू द डिफरेंट लोकेशन। तो कैप्चर, स्टरलाइज, वैक्सीनेट एंड रिटर्न, बट रिटर्न टू अ डिफरेंट लोकेशन, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड बहुत ज्यादा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स काफी ज्यादा लगेगा, एंड सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं किस तरीके से बोलते हैं, एंड क्या होता है इसके बाद, बट ये इंपॉर्टेंट है। एक और न्यूज इंपॉर्टेंट थी, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया भूटान टाइज एंड कोऑपरेशन के ऊपर 70 साल की पार्टनरशिप हो गई है इंडिया और भूटान के बीच की। इसके सेलिब्रेशन चल रहे थे, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिटिंग थिम्पू फॉर दैट रीजन। आपको ये भी पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग थिम्पू फॉर द सेम रीजन, ठीक है ना। तो इसी रीजन के कारण प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट कर रहे हैं। और ये भी आपको पता होगा कि इंडिया और भूटान के बीच में काफी एक मतलब एक बुद्धिज्म तो अपने आप में एक लिंक है ही, और आपको ये भी पता होगा कि अभी जैसे भूटान ने वहां पे ग्लोबल पीस समिट भी किया था, है ना,
कल ही परसों की न्यूज मैंने आपको बताई है, जिसमें ग्लोबल पीस समिट किया है। पहला वर्ल्ड का ग्लोबल पीस समिट था वो, और इसमें इसमें अब उनको ग्लोबल रिलीजियस पीसफुल समिट जो था, और अब वो हर साल करा करेंगे। एक और टर्म आता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भूटान का नाम लिया। इसके अलावा हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी एक टर्म आता है, क्योंकि इंडिया और भूटान बहुत ज्यादा कोलैबोरेट करते हैं फॉर द हाइड्रो पावर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो देखो लिखा है पुनात सांगशु 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 1020 मेगावाट का, इसको इनॉग्रेट करेंगे। इट इज अ कोऑपरेटिव वेंचर वेयर इंडिया प्रोवाइडेड द इनिशियल कैपिटल। याद रखिएगा, पुनात सांगशु लिखा हुआ ना, पुनात सांगशु, तो ये आपको याद रखना है। एंड फ्यूचर में भी कोलैबोरेशन है, जैसे इंडिया के प्राइवेट फर्म्स हैं, टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, और भूटानीज कंपनी जो है वो कोलैबोरेट कर रही हैं। इसके अलावा इंडिया रिमेन्स grateful for personally leading the operation All Clear in December 2003, where Royal Bhutan Army drove out Indian insurgent groups sheltered in Bhutanese jungle। तो 2003 में एक ऑपरेशन ऑल क्लियर किया था रॉयल भूटान आर्मी ने, जिसमें उन्होंने इंसर्जेंट्स जो कि भूटान में थे उनको भगा दिया था। तो दैट फॉर दैट रीजन इंडिया थैंक्ड भूटान। ऑपरेशन ऑल क्लियर, पुनात सांगशु, ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया, देखो ये वाली न्यूज़ बता दी, सुप्रीम कोर्ट की बता दी। देन हमने बात कर ली कुछ, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहली न्यूज यहाँ पे देखो, मिनिस्ट्री सिंप्लीफाइज रूल्स टू बूस्ट कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्विसेज। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सर्विसेज को थोड़ा सा इजी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने देखो, इट हैज अमेंडेड द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज अमेंडमेंट रूल्स 2025। क्या निकाला इन्होंने? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज अमेंडमेंट रूल्स 2025। और ये क्या करेगा? इट विल बूस्ट द कॉर्निया डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। कॉर्निया डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। और इसमें बेसिकली है क्या, ये चीज जो है, ये चीज रूल्स अमेंड कर रही है फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट ऑफ 1994। इस एक्ट 1994 के इस एक्ट के अंतर्गत ये रूल्स निकल रहे हैं, 1994 के ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट। ठीक है ना। अब देखो क्या है, पहले से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। देखो लिखा है, द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ क्लिनिकल स्पेक्युलर इक्विपमेंट। ये देख लो, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी पहले क्लिनिकल स्पेक्युलर इक्विपमेंट की इन कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स। मतलब जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स हैं वहां पे एक इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, क्लिनिकल स्पेक्युलर इक्विपमेंट की। इट हैज नाउ बीन रिमूव्ड अंडर दिस अमेंडमेंट। ठीक है ना। और क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप्स जो है, बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप्स, दे आर यूज्ड टू असेस द हेल्थ एंड डेंसिटी ऑफ कॉर्नियल एंडोथीलियल सेल्स। तो कॉर्नियल एंडोथीलियल सेल्स की डेंसिटी के लिए ये क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप्स आते थे। और ये पहले एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, जिसको अब हटा दिया गया है। अब ये जब हटा दिया गया तो इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ऑल। और ये जो है, ये और ज्यादा कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट जो है वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है। इट स्ट्रेंथेंस द नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम ऑल्सो, NOTP जिसको बोलते हैं। एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो है बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर है विच रिप्लेसेस अ डैमेज्ड और डिसीज्ड कॉर्निया। जो डैमेज्ड और डिसीज्ड कॉर्निया होती है उनको रिप्लेस करने का काम किया जाता है विद हेल्दी डोनर टिश्यूज। और इससे फिर विजन भी रिस्टोर हो जाता है और पेन भी कम हो जाता है। तो याद रखिएगा क्या चीज रिप्लेस होती है? रिप्लेस अ डैमेज्ड और डिसीज्ड कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? इट इज द क्लियर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। इट इज द क्लियर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट हेल्प्स फोकस द लाइट, जो लाइट को फोकस करने में मदद करता है। एंड जब ये क्लाउडी हो जाए या स्कार्ड हो जाए फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन या किसी मेडिकल कंडीशन के कारण, तो विजन जो है वो इम्पेयर हो जाता है। और जब विजन इम्पेयर होता है फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपके लिए एक छोटा सा सवाल और मैं पूछ लेता हूँ, चलो बताओ, आइरिस का फंक्शन बता देना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस, है ना। छोटा सा आई का क्वेश्चन है। ठीक है। पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट सेज जन AI में लीड टू फेक केस लॉज।
तो जनरेटिव एआई का ज्यादा यूज जो होता है वो लॉ में हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है। कॉमन सेंस की बात है, बहुत ज्यादा अगर आप लॉ में जनरेटिव एआई का यूज करेंगे तो कई बार जजेस क्या करेंगे, इससे केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये सारी, एंड दे कैन कॉज हेलुसिनेशंस बिकॉज एआई कैन मेक थिंग्स अप ऑल्सो। तो ये चीज कहा गया है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा उसमें थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन में भले आप यूज ले लें, बट लॉ में आप टोटली इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अल्टर मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं 3 तरीके के मैग्नेटिज्म होते हैं। एक होता है फेरो मैग्नेटिज्म, एक होता है एंटी फेरो मैग्नेटिज्म, और तीसरा होता है अल्टर फेरी मैग्नेटिज्म या अल्टर मैग्नेटिज्म। तो फेरो मैग्नेटिज्म मतलब वो मैग्नेटिज्म जिससे आप लोग फेमिलियर हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये चिपकने वाली चीजें जो होती हैं ये फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, साइंटिफिक भाषा में बात करें अगर, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एटम्स की अलाइन करती है पैरेलली टू ईच अदर, ठीक है ना, जिससे कि वो एक्सचेंज कर पाते हैं इंटरेक्शंस को, और ये अलाइनमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है। इसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। अब दूसरा जो टर्म है वो है कौन सा, वो है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कब होता है, जब मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है एक एटम का उसके नेबरिंग एटम के साथ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो एक एटम ने क्या किया एक डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म जनरेट किया, तो उसके नेक्स्ट, देखो इसको अगर डायग्रामेटिकली मैं बताऊं, तो जैसे अगर कोई बॉडी है, तो अगर ये मटेरियल है एंटी फेरो वाला, तो उसका एक एटम तो इधर जनरेट कर रहा है, दूसरा इधर जनरेट कर रहा है, एक इधर जनरेट कर रहा है, दूसरा इधर जनरेट करना है, एक इधर जनरेट कर रहा है, दूसरा इधर जनरेट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर जनरेट होता है, तो ये कैंसल आउट हो जाता है। तो जब हमको नेट मैग्नेटिज्म मिलता है एंटी फेरो मैग्नेटिज्म में, वो जीरो मिलता है, वी गेट नेट जीरो, ठीक है ना, की एक्सचेंज होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब तीसरा जो है वो है आपका एंटी, इसके एग्जांपल देख लो, मैंगनीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, क्रोमियम, ये इसके एग्जांपल है। अब तीसरा जो है वो है अल्टर मैग्नेटिज्म। तीसरा क्या है, अल्टर मैग्नेटिज्म, या इसको फेरी मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है फर्स्ट टू का, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बट दिक्कत यह है कि इसका एक तरफ ज्यादा होता है, दूसरे तरफ कम होता है, एक तरफ ज्यादा हो गया, दूसरे तरफ कम हो गया, तो इसमें नेट जीरो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप दोनों डायरेक्शन में जनरेट तो कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, लेकिन अल्टर मैग्नेटिज्म में जीरो नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड अलग रहता है। वही चीज एंटी फेरो में बिल्कुल बराबर होती है दोनों तरफ, इसलिए वो जीरो हो जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र और तीस्ता रिवर के ऊपर। तो दोनों के थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो चेमा यंगडंग ग्लेशियर से होती है, जो कि कैलाश रेंज साउथ वेस्टर्न तिब्बत में है, ठीक है। एंड रिवर जो होती है ये शार्प आउट साउथवर्ड बेंड लेती है नामचा बारवा पे, जो इंडिया की तरफ घुसती है। जब ये इंडिया इंटर करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, तब इसका नाम सियांग या दिहांग रहता है। फिर इसमें दिबांग और लोहित रिवर जुड़ती हैं नियर सादिया। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें मेजर, तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक में दिबांग, लोहित, धनसिरी, पुथिमारी, कोलोंग इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। और बांग्लादेश में फिर तीस्ता रिवर जो है वो भी ब्रह्मपुत्र को जुड़ती है बांग्लादेश में, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम तीस्ता रिवर की बात करें, तो तीस्ता रिवर इज वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड लाइफलाइन ऑफ सिक्किम, मेजरली सिक्किम की लाइफलाइन भी कहते हैं इसका। ओरिजिन इसका सोलहामो लेक जो है, चोलामू लेक जिसको बोलते हैं, सोलहामो लेक, वो कांगसे ग्लेशियर है सिक्किम हिमालयाज में, वहां से ओरिजिन होता है इसका, सिक्किम से तीस्ता का। उसके बाद ये साउथवर्ड फ्लो करती है, एंड देन तीस्ता रिवर गॉर्ज जो है वो बनता है दार्जिलिंग हिल्स और सिक्किम हिल्स के बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बांग्लादेश में तीस्ता ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को, जिसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ट्रिब्यूटरीज तीस्ता की अगर हम बात करें, तो रंगित रिवर, रांगपो रिवर जो हो गई ट्रिब्यूटरीज हैं, तालुंग रिवर, लाछेन रिवर, लाचुंग रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आई होप यू विल रिमेम्बर, इसको याद रखिएगा। एक आर्टिकल आया था, व्हाट साउथ एशिया वांट्स फ्रॉम COP 30। तो थोड़ा सा COP 30 के बारे में आपको बता देता हूँ। COP 30 के बारे में जो आर्टिकल आया था, 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, कहाँ पे हो रही है, तो ये बेलेम ब्राजील में हो रही है। और इसको कहा जा रहा है कि इस बार यूएस ने विड्रॉ कर लिया, यूएस तो ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है पेरिस क्लाइमेट डील से, यूएस हंस भी रहा है ना। और इस बार के COP को क्या कहा जा रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन COP है। तो ऐसे में जब यूएस इससे बाहर है, तो आर्टिकल में ये कहा गया कि ब्रिक्स जो है, यानी कि ब्राजील चूंकि इसको हेड ही कर रहा है, बेलेम ब्राजील में तो हो ही रहा है, और रशिया, इंडिया,
चाइना, साउथ अफ्रीका, और ब्रिक्स में हालांकि अब 5 मेंबर नहीं है, ब्रिक्स में अब 11 मेंबर है, बट ये ब्रिक्स जो है वो थोड़ा मेजर रोल ले सकता है। एंड साउथ एशिया की जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं, वो डिसाइड कर लें, ठीक है ना। 30th एडिशन है, COP30 है, बेलेम टू ब्राजील का रोड मैप ऑलरेडी ब्रिक्स ने तैयार कर रखा है, और ये बेलेम टू ब्राजील जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पेरिस क्लाइमेट डील में बोला गया था कि 2 डिग्री से कम रखना है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके 1.5 डिग्री से कम करना है। इसके लिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बनाए गए थे, और बेलेम टू बाकू टू बेलेम रोड मैप भी बनाया गया, जिसमें $1.3 ट्रिलियन का प्लान है एम्ड एट इंक्रीजिंग क्लाइमेट फंडिंग, और ये ब्राजील इसको लीड करेगा, ठीक है ना। 1.3 ट्रिलियन क्लाइमेट फंडिंग इसमें लाने की संभावना है, और इसके अलावा सब अपने एनडीसीज को भी दोबारा करेंगे। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। 8th पे कमीशन की चेयरमैन है जस्टिस रंजना देसाई, आप सबको पता होना चाहिए। जस्टिस रंजना देसाई इस बार की 8th पे कमीशन की हेड है। हर 10 साल में ये पे कमीशन बनता है। देखो लिखा गया है, पे कमीशन आर सेटअप इन इंडिया बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बेस्ड ऑन द कैबिनेट डिसीजन। तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन से बनती है, इसलिए कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है पे कमीशन, ये आपको याद रखना है। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज वेल। तो ना ही स्टैट्यूटरी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। रोल जो है सेंट्रल पे कमीशन का, इट इज टू गो इनटू वेरियस इश्यूज ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर सर्विसेज कंडीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है ना। पहली जो पे कमीशन बनी थी वो बनी थी 1946 में, आप लोग लिख लीजिएगा। द फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1946। अब इसका एक टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, वो फाइनलाइज कौन करता है, तो यूनियन कैबिनेट फाइनलाइज करती है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो टर्म ऑफ कंडीशन है वो पे कमीशन की कौन डिसाइड करती है, यूनियन कैबिनेट डिसाइड करती है। और इस बार का क्या है कमीशन का, सर्टेन फैक्टर्स व्हाइल मेकिंग रिकमेंडेशन। इस बार उन्होंने कहा कि भाई इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को भी ध्यान में रखना, फिजिकल प्रूडेंस को भी ध्यान में रखना, और एडिक्वेट रिसोर्सेज भी हो सके और महंगाई भी हो सके, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स भी ध्यान में रखना। सब ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है फॉर द पे कमीशन, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में हमको जानना जरूरी नहीं है, एंड ये जो इसके डेट्स हैं, ईयर हैं, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, ई कॉम साइट्स में हैव टू डिस्क्लोज कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ सोल्ड गुड्स, ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो अ सेट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स रिलीज ऑन मंडे, एक सेट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स रिलीज किए गए यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, एंड उन्होंने प्रपोज किया है दैट इट विल बी मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू प्रोवाइड सर्चेबल एंड सॉर्टेबल फिल्टर्स। अब उन्होंने कहा कि भाई आपके वेबसाइट में जो फिल्टर्स हैं उनको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, और सर्च और सॉर्ट की फैसिलिटी देनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, फॉर पैकेज्ड कमोडिटीज सोल्ड ऑनलाइन, ठीक है ना। इसको उन्होंने नाम दिया है द ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज सेकंड अमेंडमेंट रूल 2025। इसमें उन्होंने ये कहा है दैट एवरी ई कॉमर्स एंटिटी सेलिंग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स शैल प्रोवाइड अ सर्चेबल एंड सॉर्टेबल फिल्टर। मतलब कि कुल मिलाकर के अगर कोई व्यक्ति कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे सॉर्ट या फिल्टर करना चाहे तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए हैं और आप चाहते हैं कि आपको साउथ कोरिया के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएं, या चाइना के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएं, या अमेरिका के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएं, इस वेबसाइट पे कौन कौन से हैं, तो आपको वो फिल्टर की सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। एक और रिपोर्ट आई है अभी, द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि लेबर ब्यूरो कंडक्ट करता है। तो आप लिख लीजिएगा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन कंडक्ट करता है, लेबर ब्यूरो। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक जो डेटा निकाला है वो ये निकाला है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज स्लाइटली एज्ड अप with rates increasing from 6.0 to 6.22% for males and 8.9 to 9 for females। ये कहाँ पर हुआ है, during the same period for the urban areas, ठीक है ना। एंड उसी समय अगर हम देखें, ये चूंकि एम्प्लॉयमेंट रेट 15 साल की उम्र के ऊपर से नापते हैं, तो ये भी याद रखना कि कौन सी ईयर कट ऑफ ईयर होती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, ये होती है 15 साल, ठीक है ना। और इन्होंने कहना है कि अर्बन एरियाज में बढ़ी है और रूरल एरियाज में डाउन है। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज डाउन बट अर्बन जॉबलेसनेस हैज इंक्रीज्ड अप, ये लेबर फोर्स सर्वे का कहना है। और ये सर्वे कौन करता है, लेबर ब्यूरो करता है। तो ये भी सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, है ना। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज में डोमिनेट करता है, वाइल इन अर्बन एरियाज जॉब्स आर बेस्ड ऑन रेगुलर वेजेस और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। तो ज्यादातर रेगुलर वेजेस या सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वाले जॉब थे अर्बन एरियाज में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है, मिस इजी अपन ने देख ही लिया। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।